My name is Mohammad Ahsan. I am teacher of science. यूनिट 1 ओमेस ऑर्गन सिस्टम दो या दो से ज्यादा ऑर्गन एक साथ मिलकर एक फंक्शन क्रिएट करें, एक स्पेसिफिक फंक्शन क्रिएट करें, उसे हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। यानी कि ऑर्गन टिश्यू से मिलकर बनते हैं, जिनकी फंक्शन एक हो, टिश्यू से मिलकर बनते हैं। और हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि टिश्यू सेल से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? सेल से। आज हमारा टॉपिक है डाइजेशन। डाइजेशन मीन फूड को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना, कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में लाना, कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में लाना, जो ब्लड में एब्सॉर्ब हो सके और वेस्ट जो मटेरियल है, वेस्ट प्रोडक्ट है, वो बाहर खारिज हो, उसे हम कहते हैं डाइजेशन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन। यहाँ पे डाइजेशन का मीन क्या निकला? फूड का कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में चेंज होना। हम अब आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव जो निकला है डाइजेशन से निकला है। और यहाँ ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ऑर्गन सिस्टम का एक टाइप है, यानी कि जिसका मीनिंग तो वही निकल जाएगा, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में चेंज कर, लेकिन यहाँ पे सेवरल ऑर्गन काम कर रहे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में सेवरल ऑर्गन मौजूद हैं, माउथ, एसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और इनके अलावा लिवर, पैंक्रियास शामिल हैं। अब पहले हम बात करेंगे माउथ की। माउथ जो है स्टार्टिंग है, बिगिनिंग है आपके डाइजेशन का, शुरुआती हिस्सा जो है माउथ है। माउथ में जब खाना कुछ चला जाता है तो पहले काम होता है टीथ का। टीथ का काम ये होता है कि खाने को क्रश करके, ब्रेक करके छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करता है। और सलीवा का काम ये होता है, सलीवा रिलीज होता है स्लेवरी ग्लैंड से, इसका काम ये होता है कि ये खाने को सॉफ्ट बनाता है। और इसके बाद आते हैं एसोफेगस की तरफ। माउथ के बाद खाना जो है डायरेक्टली एसोफेगस में आता है। एसोफेगस तकरीबन 20 सेंटीमीटर लेंथ उसका है, इसका 20 सेंटीमीटर लेंथ है, जो खाने को डायरेक्टली स्टोमक में पहुंचाता है। इसमें कोई डाइजेशन का काम नहीं होता है। और इसके बाद आता है एसोफेगस से खाना आ जाता है स्टोमक में। स्टोमक में जब आ जाता है, इन हो जाता है, तो वहां पे गैस्ट्रिक जूस, एक डाइजेशन जूस मौजूद होता है जिसे हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, उसके साथ सॉल्व होता है। और हमारा जो प्रोटीन है, जो फूड में प्रोटीन है, वो फूड से अलग हो जाता है। स्टोमक में गैस्ट्रिक जूस के साथ जब मिलता है तो प्रोटीन जो है वो अलग हो जाता है खाने से, फूड से। अब इसके बाद है स्टोमक से डायरेक्टली जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में बाहर दो डाइजेशन जूसेस, दो किस्म के डाइजेशन जूसेस मौजूद होते हैं, बाइल और पैंक्रियाटिक जूस। बाइल जो है लिवर से रिलीज होता है, पैंक्रियाटिक जूस जो है पैंक्रियास से रिलीज होता है। बाइल जो है जब अलग हो जाता है, सॉल्व हो जाता है, जो आपके फूड में जो ब्रेकिंग फूड है, डाइजेस्टिव फूड है, उसमें जब सॉल्व हो जाता है तो पैट्स अलग हो जाता है, और जो आपके बैक्टीरिया वगैरह हैं वो भी खत्म हो जाते हैं, उनको भी मार देता है बाइल, और फैट को बिल्कुल अलग करके फूड से तोड़ देता है। और पैंक्रियास में जब आता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स और दूसरे मिनरल वो भी उनको अलग कर देता है। और उसके बाद ये वहां पे आपके कुछ वाल्स मौजूद होते हैं ब्लड के, उनके साथ जो डाइजेशन फूड है वो मिल जाते हैं और पूरे जिस्म में बहते हैं। उसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में ज्यादा तो डाइजेस्टिव नहीं होता है, कुछ ज्यादा डाइजेस्ट नहीं होता है, तो यहाँ पे सिर्फ वाटर और मिनरल एब्सॉर्ब होता है, और बाकी जो हमारा वाटर और मिनरल एब्सॉर्ब होता है, बाकी जो अनडाइजेस्टेड फूड है, वेस्ट प्रोडक्ट है, वो खारिज हो जाता है। अब हम आते हैं दूसरे ऑर्गन की
तरफ पैंक्रियास। पैंक्रियास जो है एक ग्लैंड होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में अटैच हुआ होता है, जिससे एंजाइम रिलीज होता है। एंजाइम होता क्या है? एंजाइम जो है बायोकैटालिस्ट है, आपके रिएक्शन में मदद देता है। फूड में जो रिएक्शन होते हैं उनमें मदद देता है एंजाइम। एंजाइम्स के अलावा पैंक्रियाटिक जूस, कुछ जूसेस रिलीज होते हैं, कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो फूड को डाइजेशन में मदद देते हैं, हेल्प देते हैं। इसके बाद आते हैं हम लीवर की तरफ। लीवर में जो है आपके ब्लड में स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में जो न्यूट्रिएंट्स शामिल होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स शामिल होते हैं, फैट्स शामिल होते हैं, तो आ जाते हैं लीवर में। लीवर में आपके उनको डिस्ट्रीब्यूट का काम जो करता है लीवर करता है, और इसको मेटाबॉलिक फैक्ट्री भी कहते हैं क्योंकि ये खाने को स्टोर करता है। डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे कि हम जानते हैं हमारे डाइजेशन सिस्टम में डाइजेशन होने में बहुत सारे मुश्किलात आते हैं, बहुत सारी बीमारियां शामिल हैं, जिसमें हम यहाँ पे हम बात करेंगे सिर्फ दो बीमारियों के बारे में, डायरिया, लूज मोशन, और हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो मैंने यहाँ पे लेने का है वो है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज। हम इन दोनों के बारे में बात करेंगे। पहले आते हैं डायरिया की तरफ। डायरिया यानी कि लूज मोशन, जिसमें टाइम यानी कि हम जो डाइजेस्टिव फूड है वो रिलीज होता है और ज्यादा से ज्यादा वाटर और सॉल्ट रिलीज होता है, उसको हम डायरिया कहते हैं। और इसका रीजन ये है कि इन्फेक्शन बैक्टीरिया की वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है, या हम ज्यादा स्वीट खाते हैं, मिठाइयां वगैरह खाते हैं तो उसकी वजह से ही होता है, या कोई मेडिसिन रिएक्ट कर जाए तो उसकी वजह से डायरिया होता है। उसका ट्रीटमेंट क्या है? उसका ट्रीटमेंट ये है कि ज्यादा से ज्यादा डायरिया में वाटर और सॉल्ट रिलीज होता है, इसीलिए हमें ज्यादा से ज्यादा वाटर यूज करना चाहिए। और उसके अलावा ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन भी यूज करनी चाहिए, जिसे हम ओआरएस कहते हैं, यानी कि कब्ज में क्या होता है कि आर्ट पैकर रिलीज होता है। जो डाइजेस्टिव फूड है उसको हम ज्यादा देर, अनडाइजेस्टिव फूड है उसको हम ज्यादा देर रोक के रखते हैं तो कॉन्स्टिपेशन होता है। और उसके अलावा फिजिकल वर्क नहीं करते हैं, यानी कि हम वॉक वगैरह कुछ भी नहीं करते हैं, उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, या कम पानी पिए तो उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। उसका ट्रीटमेंट ये है कि एक दिन में 8 गिलास से ज्यादा पानी पीना चाहिए और वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह लेने चाहिए ताजा। जो हमारा तीसरा टॉपिक है ब्रीथिंग यानी कि एयर का एक्सचेंज होना, सांस लेना भी हम इसे कहते हैं, उर्दू में जिसका मीनिंग है सांस लेना, एयर का एक्सचेंज होना। यानी कि एयर कहां पे एक्सचेंज होते हैं? जाहिर बात है लंग्स में एयर एक्सचेंज होते हैं। सिर्फ लंग्स तक का जो एक्सचेंज है उसको हम ब्रीथिंग कहते हैं। और यहाँ पे ऑक्सीजन हम लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। लेकिन ऑक्सीजन का काम क्या होता है हमारे जिस्म में? जब ऑक्सीजन सेल में जाकर ग्लूकोज से रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट में हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। यहाँ पे मेन प्रोडक्ट जो मिल रहा है हमें एनर्जी, यानी कि जब तक हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं होगा, हमारे जिस्म को नहीं मिलेगा तो एनर्जी नहीं बनेगी। रेस्पिरेटरी, अब हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो है ये एक्सचेंजिंग ऑफ एयर, जिसमें हमारे ऑर्गन इन्वॉल्व हो उसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। अब जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी कुछ ऑर्गन शामिल हैं, जिसमें नोज है, ट्रेकिया है, ब्रोंका है, लंग्स है और रिब्केज, डायफ्राम, ये शामिल है हमारे रेस्पिरेटरी में, ये ऑर्गन्स शामिल है रेस्पिरेटरी सिस्टम में। अब हम स्टार्ट करते हैं नोज से। जैसे कि हम जानते हैं कि हम जो सांस लेते हैं नोज से सांस लेते हैं, और ये जो सुराख है सुराखों से एयर एंटर होता है, जिसमें हम नॉस्ट्रिल्स कहते हैं, सुराख को हम नॉस्ट्रिल्स कहते हैं, वहां से एंटर होता है फिर नोज के अंदर जाता है। ट्रेकिया के बाद आता है ब्रोंकाई। ट्रेकिया जो है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है दो पार्ट में, जिनको हम कहते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई के बाद आता है लंग्स। ब्रोंकाई जो है कनेक्ट हुए हैं लेफ्ट और राइट लंग्स से कनेक्ट हुए होते हैं। इसके बाद आता है लंग्स। लंग्स एक स्पंजी बलून टाइप है जहाँ पे खून ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है, और वहां पे
जो ब्रोंका है अंदर आके और हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, जिनको हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स के अंदर एक स्पंज टाइप बिलियंस लगे होते हैं, जिनको बिलियंस लगे होते हैं, जिनको हम कहते हैं अल्वोलाई। अल्वोलाई में ये होता है कि वहां पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अल्वोलाई जज़ब करता है और ऑक्सीजन ब्लड को दे देता है। और इसमें आता है रिपकेज। रिपकेज का काम ये होता है कि वो प्रोटेक्ट करता है लंग्स और हार्ट को। और डायफ्राम हमारे जो एयर है, एयर को इनहेल और एक्सहेल होने में मदद देता है। अब हम आते हैं ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस। ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन हम सुनते आ रहे हैं, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन एक ही होता है, लेकिन इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है, डिफरेंस होता है, जिसको अब हम देखेंगे ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में फर्क। ब्रीथिंग क्या है? ब्रीथिंग में कार्बन, ऑक्सीजन और कार्बन का प्रोसेस चलता है, फिजिकल प्रोसेस है, यानी कि ऑक्सीजन हम लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, इसको हम ब्रीथिंग कहते हैं। और रेस्पिरेशन में ये होता है, केमिकल प्रोसेस शामिल होता है इसमें कि ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज में और एनर्जी रिलीज होता है। और हम अब बात करते हैं डिसीज ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। जैसे कि हम जानते हैं हमारा जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट में बहुत सारे पॉल्यूशन है, डस्ट है, बहुत हमारा एनवायरनमेंट बहुत गंदा हो चुका है, उसकी वजह से रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिसीज पैदा होते हैं, जिसमें अस्थमा है, निमोनिया है, ब्रोंकाइटिस है और ट्यूबरकुलोसिस है। पहले हम बात करते हैं अस्थमा की। अस्थमा में जो डस्ट है, पॉल्यूशन है और जो फॉरेंस है, वो हमारे जब जिस्म के अंदर एंटर होते हैं, हमारे लंग्स के अंदर एंटर होते हैं, तो हमारे ब्रोंक्यूल्स जो हैं वो बिकम नैरो हो जाते हैं, यानी बारीक हो जाते हैं, उसकी वजह से हमें सांस लेने में दुश्वारी पैदा होती है। इस बीमारी को हम अस्थमा कहते हैं। और इसके अलावा निमोनिया है। निमोनिया जो है बैक्टीरिया और वायरस जब अटैक करते हैं लंग्स में जो अल्वोलाई मौजूद है, अल्वोलाई में अटैक करते हैं और उनको इन्फेक्ट करते हैं, उनको हम निमोनिया कहते हैं। ये भी इसमें क्या होता है कि हमारा जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंजिंग का अमल है अल्वोलाई में वो रुक जाता है, जिसकी वजह से मौत भी वाक़या हो सकती है। और इसके बाद है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस उनको होता है जो ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, उनको ज्यादातर ब्रोंकाइटिस होता है। और स्मोकिंग की वजह से निकोटीन और सल्फर डाइऑक्साइड एंटर हो जाते हैं बॉडी में और नुकसान पहुंचाते हैं। और एयर जो पैसेज है, ट्रेकिया है, ब्रोंका है, ये नैरो हो जाते हैं, उसकी वजह से एयर सही से पासेज नहीं हो सकता है। और इसके बाद है ट्यूबरकुलोसिस। वैसे ट्यूबरकुलोसिस एक माइक्रो ऑर्गन्स है जिसको नाम दिया है ट्यूबरकुलोसिस। ये लंग्स में इंटर होकर उसको इफेक्ट देता है, जिसको हम आमतौर पर हमारे आम वर्ड में इसको टीबी कहते हैं, जिसमें बैक्टीरिया इंटर होकर हमारे लंग्स को नुकसान पहुंचाता है। असाइनमेंट की तरह आप लोगों को पेज नंबर 9 और पेज नंबर 10 के सारे एक्सरसाइज करने हैं।